पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इस वक्त हम ब्रिगेड मैदान में हैं जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है। आज के दिन यहां ब्रिगेड मैदान में तैयारियां चल रही हैं। भगवा रंग आपको दिखाई देने लग गया होगा। पहले ममता बनर्जी के कार्यकाल में सफेद और नीला होता था, आज भगवा रंग है। और यहां चूंकि कीचड़ हो गया है तो वीआईपी लोगों के आने के लिए सड़क बनना शुरू हो चुकी है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहां पर वो कैनोपी बनाई गई है जिसमें शपथ ग्रहण का स्टेज बनेगा। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए 10,000 स्पेशल इनवाइटी, 50,000 सीट और 1 लाख लोगों की व्यवस्था है। यहां से आप देखेंगे तो आपको इंतजामात का पूरा सिस्टम दिखाई देगा। यहां आप देखेंगे तो ये वो एनक्लोजर बन रहे हैं जिसमें गेस्ट रुकेंगे, कुर्सियां पहुंच चुकी हैं, जनरेटर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव का आगाज इसी ब्रिगेड मैदान से किया था और कहा जाता है जिसने ब्रिगेड को भर दिया उसने बंगाल को जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आखिरी भाषण में कह के गए थे कि अब मैं सिर्फ शपथ ग्रहण के दिन आऊंगा और अपना वादा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को शपथ ग्रहण के लिए यहां मौजूद होंगे। उससे पहले आज अमित शाह, गृह मंत्री भारत सरकार, यहां पहुंच चुके हैं और आज वो यहां गृह मंत्री के तौर पर नहीं, एक पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं। आज देर शाम विधायक दल की बैठक होगी जिसमें तय होगा कि बंगाल में मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा। सबकी निगाहें उस बैठक पर हैं और ब्रिगेड मैदान पर जहां ये शपथ होने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको दे दी, पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया और इस पर दिलीप घोष ने बयान दिया। खड़गपुर सदर से बीजेपी विधायक दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी का समय पूरा हो गया था लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दिलीप घोष ने कहा कि दीदी अब भी भ्रम में है। समय पूरा हो गया ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। स्टॉपेज पार हो गया फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। दीदी को भ्रम में है, दीदी में लोग आके हवा देके जा रहे, समझ नहीं पा रही है। जब जमीन पर गिरेगी ना इतना चोट लगेगा वो जिंदगी भर नहीं मिटेगा। वो छोड़ने वाली नहीं है। वो जो कुर्सी है उसको एकदम क्या बोले जबरदस्ती पकड़ के रखे है, कुछ जानते नहीं, ज्ञान नहीं है। तो ठीक है, पश्चिम बंगाल अभिशाप मुक्त हुई और ये पाप मुक्ति हुई। ये पाप थी ये तृणमूल सरकार, मानिकतला भी पाप मुक्त हुई और अभी मानिकतला और पूरा पश्चिम बंगाल ये जो तोलाबाज सिंडिकेट राज और गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गया। ये हम सब मिलके खत्म करेंगे इसको। अभिषेक कौन है? अभिषेक कौन है? जितना बड़ा लड़का नहीं है, जितना बड़ा चेहरा नहीं है, जितना दिन राजनीति की है, बड़ा बड़ा बातें करते हैं। अभी कहाँ, उसको तो नहीं ढूंढ पा रहा है कोई। कहाँ है? तो बोले थे ना हड्डी उड्डी तोड़वा देंगे, बोले थे ना अमित शाह को चैलेंज लेते हैं। मैंने क्या बोले, जितना बड़ा लड़का नहीं है उतना बड़ा बात। तापस रॉय भी उन नामों में से एक है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अमित, बिल्कुल, क्योंकि ये मान के चलिए कि एक बहुत पुराने वेटरन पॉलिटिशियन है, टीएमसी के साथ जुड़े रहे, उससे पहले कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं और उनकी एक अच्छी छवि है और बहुत ही आप समझ सकते हैं कि इनको जरूर सम्मानित किया जाएगा, जगह दी जाएगी। लेकिन आपने सुना जो वहां पर दिलीप घोष ने कहा था, दिलीप घोष ने कहा था कि मतलब आपका स्टॉप निकल गया है, आपका मंजिल निकल चुका है लेकिन आप बस से उतर नहीं रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है, तो कंडक्टर को आना पड़ता है। तो दीदी के लिए अब मुश्किल यही है कि उनकी जो गाड़ी वो आगे निकल चुकी है, अब उनको डिसाइड करना है कि उनको उतरना है कि नहीं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन में भी नहीं बची है, इसलिए उनकी राजनीति। लेकिन आज तो खैर बीजेपी की राजनीति की बात करने का दिन है और बीजेपी अभी आप जानते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर में मंदिर की तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे और इससे पहले भी वो जा चुके हैं। 2-3 जो ऐसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, चाहे वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उनका पहले पहुंचना हो या फिर गंगा सागर में उनका पहुंचना। और जो बात कही गई थी कि गंगा जो है
वो गंगा सागर में जाकर मिलती है, जो उत्तराखंड से, गंगोत्री से जो चलती है गंगा सागर में जाकर मिलती है। तो उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, ये गंगा जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है, बिहार, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। और गृह मंत्री अमित शाह आपसे थोड़ी देर में दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी जाएंगे, और ये काली मंदिर जैसा कि आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जो यहाँ पर थे, हम कह सकते हैं कि उनको ठाकुर ही बोला जाता है, और आइडल ऑफ पश्चिम बंगाल। हाँ, मतलब कि दक्षिणेश्वर काली की जब भी आप बात करेंगे तो वहां पर हमेशा रामकृष्ण परमहंस की बात की जाएगी, माँ शारदा की बात की जाएगी, और विवेकानंद जिनको आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिनको अपना गुरु मानते हैं, और वो रामकृष्ण मिशन में एक बार सोची भी थे कि मैं रामकृष्ण मिशन में शामिल हो जाऊं, तब उनको बताया गया था कि नहीं, आपको लोक सेवा करना है। और बेलूर मठ जो विवेकानंद ने जिनकी नींव रखी थी, तो दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी के ठीक गंगा पार के दूसरी तरफ ही वो मौजूद है। और यहाँ पर जाने का मतलब जाहिर सी बात है कि आशीर्वाद तो लेंगे ही, साथ ही साथ ये बंगाल की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और जैसा कि गृह मंत्री ने कहा था कि बीजेपी अगर आएगी तो बंगाल की संस्कृति को और ज्यादा ऊपर ही लेके जाएगी, उसको मिटाने या उसको बदलने के लिए नहीं आया है। लेकिन अगर इसकी राजनीतिक तौर पे देखते हैं तो जहां पर दक्षिणेश्वर पड़ता है या जहां जहां से गुजरेंगे वो सारे इलाके जब टीएमसी हुआ करते थे, अब सबके सब भगवा हो चुके हैं, क्योंकि बरानगर होते हुए जाएंगे। दमदम इस वक्त बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है, जहां पर होटल है और जहां पर ऑफिस है इस वक्त बीजेपी का, जिसे राजारहाट न्यू टाउन कहा जाता है, वो भी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं जीता है। जब वो आगे निकलेंगे एयरपोर्ट से होते, दमदम से होते हुए बरानगर जाएंगे, उसके बाद काशीपुर जाएंगे, काशीपुर से आगे जब गुजरेंगे, और मुझे लगता है बरानगर काशीपुर रोड होते हुए जब जाएंगे तो ये पूरा भगवा हो चुका है, यहां तक कि दक्षिणेश्वर, और उसके बाद पार में जाते तो श्रीरामपुर पड़ता है, जिसे बाली का इलाका भी कहा जाता है, जो हावड़ा का इलाका, उसके बाद श्रीरामपुर। ये तमाम जो इलाके हैं मीनाक्षी, ये सब भगवा हो चुके हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिक है बीजेपी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने, और एक बार फिर से उन बड़े चेहरों की बात कर ले जो चेहरे आपको पश्चिम बंगाल की सरकार में दिखाई दे सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी अगर सीएम है तो फिर एक महिला उप मुख्यमंत्री का होना क्या तय माने, और अगर वो चेहरा है, इसमें हम 2-3 नामों की बात कर ले अमित। एक नाम है आसनसोल से जो अपना चुनाव जीत कर आई हैं, उनकी हम बात कर लें। रूपा गांगुली की हम बात कर लें। अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली में हालांकि दोनों अलग अलग तरीके के, अलग अलग मिजाज के पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान और विपक्ष की भी पॉलिटिक्स करते हुए अग्निमित्रा पॉल जितनी सेंसिटिव, जितनी आक्रामक और मैदान पर जितनी डटी हुई और अड़ी हुई दिखाई दी, जितनी महिला नेत्री हैं बीजेपी की, उनमें वो नंबर 1 दिखाई देती हैं। नहीं, बिल्कुल। आसनसोल जैसी जगह पे उन्होंने जब चुनाव लड़ा 2021 में, तो उस दौरान आपको याद होगा कितने हमले हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा था और मैदान में डटी रही, उन्होंने अपना चुनाव भी जीता। उसके बाद उन्होंने पार्टी को भी, यानी कहीं से भी पार्टी से अलग नहीं हुई, लगातार उनको कई सारे विरोध भी झेलने पड़े, अपने इलाके में झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया। अग्निमित्रा पॉल की सबसे खासियत आपको इस लिहाज से समझना चाहिए कि एक ऐसी जुझारू लीडर है जिन्होंने ममता बनर्जी को टक्कर दी है। उनके हर एक बयान को अगर उन्हें लगा है कि वो बंगाल की जनता के हित में नहीं है, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। और खासतौर पर आरजीगर के बाद अगर आप देखते हैं तो कई ऐसे सौंदेश खाली का मुद्दा हो, वो सड़कों पर उतरी, वो गई, लोगों के बीच गई, लोगों के बीच जाके उन्होंने उस मुद्दे को जगाए रखा। अगर एक तरफ शुवेंदु अधिकारी लगातार अपने पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो अग्निमित्रा पॉल हर एक महिला कार्यकर्ता के साथ हर जगह पे, हर मोर्चे पे नजर आती थी। और उनका जो ये फायर बैंड एक तरह से इमेज जो है, वो वाकई में पार्टी के लिए काफी आप कह सकते हैं सकारात्मक साबित हुआ और महिला उनके साथ जुड़ी।